दोस्तों नमस्कार। जय श्री कृष्णा। आज अपन देखते हैं मगध के प्रारंभिक वंश। अपन ने पिछले वीडियो के अंदर जैन धर्म कंप्लीट किया था। जैन धर्म के बाद आता है अपना मगध के जो प्रारंभिक कौन कौन से वंश है 600 से 322। ये टाइम पीरियड अपन ने शुरू किया था हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड मैंने बताया आपको 2300 से 1750। फिर आता है वैदिक काल, जिसके अंदर मैंने बताया था 1500 से 600 टाइम पीरियड। फिर वैदिक काल को अपने दो भागों में अंदर बांट लिया। पहला पूर्व वैदिक काल जिसका टाइम पीरियड था 1500 से 1000, और उत्तर वैदिक काल जिसका टाइम पीरियड था 1000 से 600। और फिर आता है मगध के प्रारंभिक वर्ष 600 से 322। अपन ये टाइम पीरियड भी साथ साथ में टाइम पीरियड के हिसाब से चल रहे हैं तो हर क्वेश्चन आराम से कवर हो जाता है। हड़प्पा से शुरू किया और मगध के प्रारंभिक वर्ष 322 तक अपन आ गए। तो सबसे पहला था हर्यक वंश। क्योंकि हमने पढ़ा था कि बौद्ध धर्म के अंदर बिंबिसार हुआ था, अजातशत्रु, ये वो हर्यक वंश से ही संबंधित है। तो सबसे पहला था हर्यक वंश। मगध के 3-4 प्रारंभिक वंश हुए थे। वो कौन कौन से अपन वो देखना है, क्योंकि इनसे एक बार दो बार क्वेश्चन पूछा जाता है। हर्यक वंश का टाइम पीरियड है 544 बीसी से 412 बीसी। हर्यक वंश, क्यों बीसी है तो उल्टा चलता है, 544 बीसी से 412। हर्यक वंश का संस्थापक किसको कहा जाता है, तो बिंबिसार को हर्यक वंश का संस्थापक कहा जाता है। बिंबिसार ने व्यवहारिक संबंधों, बिंबिसार ने अपने राज्य का विस्तार कैसे किया था, तो एक तो वैवाहिक संबंधों से। बिंबिसार ने बहुत सारे विवाह किए थे और उन्हीं से उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया और विजय भी किए गए। कई राज्यों को उन्होंने विजेता किया और मित्रता नीति के द्वारा मगध साम्राज्य का विकास हुआ। तो बिंबिसार ने सबसे पहले तो किए वैवाहिक संबंधों से, फिर विजय भी किए और मित्रता से अपने राज्य का विस्तार किया। फिर आता है बिंबिसार ने अंग के राजा ब्रह्मदत्त को पराजित कर अपने पुत्र अजातशत्रु को नियुक्त किया था। तो सबसे पहले इसके बाद बिंबिसार के बाद अजातशत्रु जो शासक बनता है, तो इससे पहले अजातशत्रु शासक बनने से पहले कहाँ नियुक्त था, तो ये था अंग के राजा। किस जगह, अंग के राजा ब्रह्मदत्त को पराजित कर अजातशत्रु ने बिंबिसार ने अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां पर नियुक्त किया है। क्योंकि बिंबिसार के बाद उसका पुत्र अजातशत्रु ही हर्यक वंश का शासक बना था। फिर आता है, कई बार क्वेश्चन आता का है जीवक। ये जीवक है, ये चिकित्सक था, ये बिंबिसार का ही राज्यवेद था। बिंबिसार का राज्यवेद कौन था, जीवक। ये जीवक का 3-4 बार क्वेश्चन आ रखा है। जीवक किसका चिकित्सक था, तो बिंबिसार का। और बिंबिसार की हत्या किसने थी, तो इसका पुत्र था अजातशत्रु, इसने ही इसकी हत्या कर दी और फिर शासक बना। तो क्योंकि इतिहास के अंदर कई से वंश है जिसके अंदर पुत्र है वो पिता की हत्या करके शासक बनता है। तो बिंबिसार की हत्या किसने की थी, इसका पुत्र अजातशत्रु, और इसी ने बिंबिसार की हत्या कर दी और शासक बन गया। इसने शासक बनते ही सबसे पहले क्या किया था, इसका वैशालियों के जो लिच्छवी वंश है, वैशाली के लिच्छवी, उनके साथ इसका संघर्ष हुआ था और फिर इसने बुद्ध की सलाह से यहाँ पर विजय हुआ था। वैसा कहते हैं कि वैशाली के जो शासक लिच्छवी वंश है उनके साथ बहुत लंबा संघर्ष चला था। तो अजातशत्रु का कई जान माल का नुकसान हुआ, तो फिर उसने बुद्ध की सलाह ली और बुद्ध की सलाह से यहाँ पर विजय हुआ था। और इसने कि बुद्ध की सलाह से इसने कौन कौन से वो शस्त्र अपनाए थे, तो ये क्वेश्चन आ रखा है रथ मूसल और शिलाकंटक। ये दो क्वेश्चन आ रखा है। ये क्या है, ये हथियार है जिन्होंने इसने अजातशत्रु ने लिच्छवियों के विरुद्ध अपनाए थे। रथ मूषक और शिलाकंटक नामक हथियार का प्रयोग किया था। अजातशत्रु के बाद उसका पुत्र शासक बना था उदयन अजातशत्रु के बाद यहाँ का हर्यक वंश का शासक बना था। और उदयन ने ही सबसे पहले पाटलिपुत्र की स्थापना की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट लिखना है इसको। क्वेश्चन आता है पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, हर्यक वंश का उदयन ने, जो अजातशत्रु का पुत्र था। इसने पाटलिपुत्र की स्थापना करी। और हर्यक वंश का अंतिम राजा किसको कहा जाता है, नागदशक को। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर्यक वंश का जिसने बिंबिसार शुरू किया था बिंबिसार ने, और उसका अंतिम शासक कौन हुआ था, नागदशक हुआ था।
और हर्यक वंश को इतिहास के अंदर पितर हंता वंश कहते हैं। एकमात्र है ये जिसके अंदर सभी ने कहते हैं सभी जो उत्तराधिकारी हुए उन्होंने अपने पिता की हत्या करके ही उत्तराधिकारी बने थे, इसीलिए हर्यक वंश को इतिहास के अंदर पितर हंता वंश कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लिखना, किस वंश को पितर हंता वंश कहते हैं? तो हर्यक वंश को। और हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक हुआ था। पितृहंता कहते हैं। इसके बाद हर्यक वंश यहाँ पर समाप्त हो गया था। अंतिम नागदशक के बाद हर्यक वंश कमजोर पड़ गया, तो वहां का शासक कर लिया शेषुनाग वंश ने। शेषुनाग वंश ने, और इसका टाइम पीरियड आता है 412 बीसी से 344 बीसी। और शेषुनाग वंश का संस्थापक किसको कहा जाता है? शेषुनाग के द्वारा ही शेषुनाग वंश का स्थापना करी थी। फिर इस शेषुनाग ने क्या, इसने अवंती के पुत्र को पराजित कर अवंती की विजय बनाया था। अवंती पुत्र को पराजित कर अवंती को विजय बनाया था। और शेषुनाग ने पाटलिपुत्र के अलावा वैशाली को भी राजधानी बनाया था। तो शेषुनाग वंश के समय 2 राजधानियां थी। एक तो पाटलिपुत्र, अपने मेधा उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की, वो तो ही उसको तो बनाया राजधानी, और साथ में बना दिया वैशाली को भी इसने शेषुनाग ने राजधानी बना दी। तो क्वेश्चन आ जाए किस शेषुनाग के किस शासक के समय 2 राजधानियां थी? तो शेषुनाग के, और वैशाली और पाटलिपुत्र, ये 2 राजधानियां थी। फिर आता है शेषुनाग के बाद इसका पुत्र बना था कालाशोक, यहाँ का राजा बना था। अपन ने जब बौद्ध धर्म की संगीतियां पढ़ी थी उसके अंदर राजा आया था कालाशोक, तो कालाशोक यही है। कालाशोक शेषुनाग का ये पुत्र था। और किस वंश से संबंधित है ये इंपॉर्टेंट है। शेषुनाग वंश है, कालाशोक संबंधित है, और यहाँ का इसने शासक बना। इसने केवल पाटलिपुत्र को ही यहाँ की राजधानी बनाई, पाटलि वैशाली को इसने हटा दिया। और शेषुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन। इंपॉर्टेंट है, नंदीवर्धन। हर्यक वंश का नागदशक, शेषुनाग वंश का नंदीवर्धन यहाँ का अंतिम शासक था। और नंदीवर्धन को याद करने का तरीका, इन नंदी से ही अगला वंश निकला है नंद वंश। नंद वंश अगला ही वंश है नंद वंश। और नंद वंश को वर्ण व्यवस्था के अनुसार शूद्र वर्ण का माना जाता है। और इतिहास का ये पहला अक्षत्रिय वंश नंद वंश था। इंपॉर्टेंट है, इतिहास के अंदर पहला अक्षत्रिय वंश कौन सा है? नंद वंश है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करना आप। इतिहास के अंदर पहला अक्षत्रिय वंश कौन सा है? तो नंद वंश है। और नंद वंश वर्ण व्यवस्था के अनुसार आता है शूद्र वर्ण के अंदर। किसके अंदर? शूद्र वर्ण के अंदर। तो अपन कह सकते हैं इतिहास के अंदर क्षत्रियों ने नहीं, अलग ही दूसरे वर्णों ने भी यहाँ पर राज किया था। तो अपन इसका उदाहरण है नंद वंश, जो शूद्र वंश से संबंधित है। ये नंद वंश बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बाद में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो नंद वंश का संस्थापक किसको कहा जाता है? तो महापद्म नंद को। महापद्म नंद को नंद वंश का संस्थापक कहा जाता है। और महापद्म नंद ने एक उपाधि धारण की थी, सर्वे शक्त्रातक। इसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने, सभी शत्रुओं का नाश करने वाला। क्योंकि ये उपाधि इसको परशुराम जी ने ये सर्व धरती से कहते हैं, परशुराम जी ने सभी शत्रुओं को मार गिराया था। तो और महापद्मन ने उपाधि धारण की, मार गिराया नहीं, सिर्फ उपाधि धारण की, इसीलिए इसको दूसरा परशुराम कहते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दूसरा परशुराम किसको कहा जाता है? तो नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद को दूसरा परशुराम भी कहा जाता है। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अपन कहते हैं घनानंद। याद आया आपने? डिंग दड़ा धन, वही घनानंद जिसको कौटिल्य या चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको पराजित किया था। तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। और उसकी एक फेमस ट्यून है गंधड़ा धन वो। तो इस कारण इसको क्या कहता है? दूसरा परशुराम कहा जाता है महापद्मानंद को। फिर यूनानी लेखकों ने जिस अग्रमीज कहा था, इस घनानंद को यूनानी शासकों ने एक उपाधि दी थी अग्रमीज। क्वेश्चन आ रखा है इसीलिए मैंने इसको यहाँ लिखा है अग्रमीज। किस शासकों ने घनानंद को अग्रमीज की उपाधि दी थी? यूनानी शासकों ने। इस टाइप का क्वेश्चन आया था। फिर इसी घनानंद को, ये लिखा दिया मैंने, इसी घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने, कौटिल्य कहते हैं या इसको चाणक्य कहते हैं, चाणक्य से सहायता से मारकर मौर्य वंश की स्थापना करी थी। तो मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने।
और इसके बाद अपन पढ़ेंगे मौर्य वंश, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अष्टाध्यायी के लेखक था पाणिनि। आपको कुछ याद होगा अष्टाध्यायी के लेखक कौन था, मुख्य इंपॉर्टेंट है, पाणिनि था। और इस पाणिनि ने ये महापद्मानंद का मित्र था। महापद्मानंद का मित्र कौन है, पाणिनि, इसीलिए लिखा है। यहाँ बुक का नाम ही आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा ये पाणिनि किसके समकालीन था, तो महापद्मानंद के समकालीन भी था और ये मित्र था महापद्मानंद का। तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, पाणिनि। फिर एक आता है स्थूलभद्र। ये स्थूलभद्र ये घनानंद का मंत्री था। घनानंद का क्या था, मंत्री था स्थूलभद्र। इसके साथ अपन ये नंद वंश कंप्लीट होता है। 3 वंश अपने पढ़ लिए थे। 3 वंश अपने पढ़ लिए थे, कौन कौन से, तो हरिक वंश। हरिक वंश का संस्थापक किसको माना जाता है, तो बिंबिसार को माना जाता है। और हरिक वंश का अंतिम शासक किसको माना जाता है, तो नागदशक को। फिर आता है शंशुनाग वंश। शंशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी, तो शंशुनाग ने शंशुनाग वंश की स्थापना की थी। और शंशुनाग का अंतिम शासक मैंने आपको बताया नंदीवर्धन। इसके बाद ही नंद वंश शुरू हो जाता है और नंद वंश का संस्थापक किसको माना जाता है, महापद्मानंद को। और अंतिम शासक घनानंद। और घनानंद को मारकर कौटिल्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी। इसके बाद अपन आता है भारत के अंदर जो विदेशी आक्रमण हुए वो कैसे कैसे आक्रमण हुए, इसके बीच के अंदर ही हुए थे। इसलिए अपन को ये पढ़ना जरूरी है क्योंकि भारत के अंदर बहुत सारे विदेशी आक्रमण हुए थे। अपन 1-2 जो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आ रखे हैं उनको भी अपन डिस्कस करेंगे। तो भारत के अंदर विदेशी आक्रमणकारी डेरियस फर्स्ट या दारा फर्स्ट का पहला ईरानी शासक था। तो भारत के अंदर पहला ईरानी आक्रमण किसने किया था, तो डेरियस फर्स्ट या दारा फर्स्ट ने। इसने भारत के कुछ क्षेत्रों को जीत भी लिया था और यहाँ पर ईरानी साम्राज्य को शामिल कर लिया था। जो जीते है वो ईरानी साम्राज्य के अंदर शामिल कर लिए गए थे। तो पूछ ले भारत के अंदर पहला ईरानी आक्रमणकारी कौन था, डेरियस फर्स्ट या दारा फर्स्ट। फिर आता है इस ईरानी आक्रमण के कारण ही भारत के अंदर जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, उत्तर और पश्चिम उसके अंदर आरमाइक भाषा, एक आरमाइक भाषा वे लिपि का प्रचलन हुआ था। तो अपन पूछ ले उत्तर और पश्चिमी क्षेत्रों के अंदर आरमाइक भाषा है उसका लिपि का प्रचलन कैसा हुआ था, क्योंकि यहाँ पर ईरानी आक्रमणकार हुआ था। ईरानी आक्रमणकारी था डेरियस या दारा फर्स्ट। उसने उसके क्षेत्रों को विजय बना लिया और यहाँ पर वही ईरान की भाषा थी आरामाइक, लिपि वही थी आरामाई की और उसको इसने वहां पर स्टार्ट कर दिया। इसीलिए भारत के अंदर जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है उसके अंदर आरामाइक लिपि का प्रचलन हुआ था। फिर आता है 330 बीसी के अंदर जो मैसिडोनिया का सिकंदर था। सिकंदर का कहां था, मैसिडोनिया का। इंपॉर्टेंट है, आपको पता नहीं हो तो याद कर लेना। सिकंदर कहां का शासक था, मैसिडोनिया का शासक था। यहाँ पर जो ईरानी शासक था, अधिकार था ईरानी का भारत के अंदर, तो इसने ईरानी शासक डेरियस थर्ड को पराजित कर दिया। डेरियस फर्स्ट ने यहाँ पर आक्रमण जीता था और डेरियस थर्ड को किसने पराजित किया, सिकंदर ने। इसके बाद सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ, क्योंकि डेरियस को जैसे ही पराजित कर दिया तो सिकंदर को ने एक मंत्र लिया था कि विश्व विजेता सिकंदर का इसका मंत्र था, लेकिन वो विश्व विजेता हो नहीं पाया। तो भारत के अंदर इसने आक्रमण किया भारत के अंदर। और उसी समय के मौर्य साम्राज्य की स्थापना घनानंद था उस समय, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ये मैंने यहीं पर इसलिए जोड़ा है। तक्षशिला का शासक अंबी, एक भारत के अंदर जो तक्षशिला थी, तक्षशिला यहाँ का शासक था अंबी। इस अंबी ने सिकंदर को भारतीय अभियान के अंदर बहुत सहायता की थी। क्वेश्चन आ रखा है सिकंदर की भारत अभियान के समय यहाँ की कौन से शासक ने यहाँ पर सिकंदर की सहायता की, तो तक्षशिला का शासक अंबी। क्योंकि कई सारे होते हैं धोखा देने वाले और वो खुद गई भेद बताते हैं, इसीलिए तक्षशिला का शासक था अंबी। इसने सिकंदर की सहायता करी थी बहुत सारी। सिकंदर ने झेलम व चेनाब मध्यवर्ती क्षेत्र के राजा पोरस को पराजित किया था। तो पोरस कहां का राजा था, तो पोरस राजा था चेनाब और मध्यवर्ती जो क्षेत्र था, चिनाब नदी और झेलम नदी, इसके जो मध्यवर्ती क्षेत्र था इसका राजा था पोरस और सिकंदर ने इसको पराजित कर दिया था। और भारत के अंदर जो सिकंदर ने आक्रमण कार्य किया तो उसने व्यास नदी तक ही अंतिम सीमा रखी, क्योंकि उसकी सेना थक गई थी तो उसने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था।
इसीलिए सिकंदर की पूछ ले अंतिम सीमा कौन सी थी, तो व्यास नदी। क्वेश्चन आ रखा है सिकंदर की भारत के अंदर अंतिम सीमा कौन सी थी, तो व्यास नदी। उसने पोरस को तो पराजित, भारत के अंदर तो प्रवेश कर लिया, लेकिन व्यास नदी के उस पार ये आ नहीं पाया, क्योंकि उसकी सेना नदी पार करने से इनकार कर दिया था। इसीलिए भारत की अंतिम सीमा कहते हैं व्यास नदी थी। और सिकंदर ने पूरे भारत को ऐसे आक्रमणकारी, क्योंकि सिकंदर का आक्रमण एक तूफानी आक्रमणकारी था, ये तो बस आक्रमण करते गए तक गया। और यहाँ पर इसने व्यास नदी के उस पार, जो भारत को पूरा इस साइड पड़ा है, तो उस साइड उसने अधिकार करके वहीं से वापस चला गया। सिकंदर ने वापस तो चला गया, लेकिन उसने कुछ अपने निशान छोड़ के गए। क्या निशान छोड़ गया? भारत में उसने निकिया इसको कहते हैं विजय का नगर नामक एक नगर की स्थापना की। और एक अपने घोड़ा, सिकंदर का प्रिय घोड़ा, उसका नाम क्या था? बुक फैला, उसके घोड़े का नाम था। इस नामक दो नगर की स्थापना करी थी। तो उसने वो निशान के छोड़ के गया, वो निकिया और बुक फैला, ये सिकंदर के घोड़े का नाम है एक तो। और एक बताया उसने विजय करी थी, इसलिए विजय का नगर निकिया को कहा जाता है। निकिया अर्थ होता है विजय का नगर। और इन दो नगरों की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर ने करी थी दो नगरों की स्थापना। ये होता है अपने भारत के अंदर जो आक्रमणकारी थे उनका इतिहास, जिसके अंदर अपन ने जो क्वेश्चन आ रखे हैं और जो तो इम्पोर्टेंट थे मैंने वो भी आपको बता दिए। और इस 3 वंश के बाद मैंने पढ़ लिया, आपने विदेशी आक्रमणकारी पढ़ा दिए और जो मगध के प्रारंभ वही पढ़ा दिए। अब अपन शुरू होता है नेक्स्ट क्लास के अंदर मौर्य काल, जो जिसका टाइम पीरियड है 322 बीसी से 184 बीसी तक मौर्य काल हुआ था। और मौर्य काल के अंदर बहुत सारे अपन बुक पढ़ेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट बुक हैं उनके भी क्वेश्चन आ रखे हैं वो भी पढ़ेंगे। और चंद्रगुप्त मौर्य और का इतिहास, और मौर्य साम्राज्य की भाषा कौन सी थी, उसकी चित्रशैला कौन सी थी, चित्रकला, ये भी अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ये और इसी के अंदर मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, कई बड़े बड़े नाम आएंगे, बिंदुसार, अशोक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये मौर्य काल। तो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे मौर्य काल। तो ये आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट्स करके जरूर बताना। और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, चैनल को शेयर करना ना भूलना। आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो ताकि मैं और भी अच्छे टॉपिक लेके आ जाऊं। तो अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा।